विद्युतीय क्षेत्र का आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और आज हम पढ़ेंगे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युतीय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उससे कुछ समझ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ये उतना स्पष्ट समझ में नहीं आता है। किसी भी स्थान पर विद्युतीय बल कैसे लगेगा, ये मेरे पास एक कण है जिसके पास आवेश है, इसको मैं यहां पर रखूंगा तो इस पर बल लगेगा। किस तरफ बल लगेगा? किसी एक विशेष दिशा में बल लगेगा। यदि मैं इसे यहां से हटाकर यहां पर रखता हूं तो भी इस पर बल लगता है। क्यों? क्योंकि यहां पर विद्युतीय क्षेत्र है, लेकिन ये बल किसी और दिशा में भी लग सकता है। तो जब मैं यहां रखता हूं तो क्या देखता हूं? ऐसे बल लगता है और ये ऊपर की तरफ जाने की चेष्टा करता है। लेकिन जब मैं यहां रखता हूं तो देखता हूं ऐसे लगता है, जब मैं यहां रखता हूं तो देखता हूं ऐसे लगता है। तो इस क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग स्थान पर अलग अलग दिशा लिए हुए है और मैं आपको बताना चाहता हूं। बताने का तरीका क्या है? बताने का तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि मैं आपको एक चित्र बना दूं और उस चित्र में ये बताऊं कि इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र कितना है, इस पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यदि आप यहां आवेश रखेंगे तो कितना बल लगेगा और किस दिशा में लगेगा। इस बिंदु पर यदि आप आवेश रखेंगे तो कितना बल लगेगा और किस दिशा में लगेगा, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। और यदि कोई मुझे बताना चाहे तो मैं उसे बोलता हूं मुझे नक्शा दिखाओ। तो इसके लिए हम चित्र का सहारा लेते हैं। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, हम अपनी ज्ञान को व्यक्त करने के लिए हमेशा चित्रों का सहारा लेते हैं। यदि मैं लिखना चाहता हूं पानी, तो पा एक चित्र ही तो है। जब मैं उसे यहां बनाता हूं और नी पानी ऐसा लिखता हूं तो आप समझ जाते हैं कि मेरा मतलब क्या है। तो अभिव्यक्ति के लिए शुरू से ही हम चित्रों का ही तो सहारा लेते आ रहे हैं, जिसको हम लिखना कहते हैं। इसी तरह से अगर यहां पर विद्युतीय क्षेत्र है, उसमें बहुत सारी बदलाहट हो सकती है, तीव्रता अलग अलग हो सकती है, अलग अलग बिंदु पर उसकी दिशा अलग अलग हो सकती है और मैं इसे अभिव्यक्त करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, तो मेरे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैं उसका चित्र बना दूं। अब ये चित्र बनाने की विधि हमने विकसित की। तो ये इस विधि में हमने क्या किया? इस विधि में हमने रेखाओं का सहारा लिया और उस रेखाओं पर तीर लगाया। रेखा पर लगा हुआ तीर हमें एक दिशा बताता है। इस तरह से हम दिशा बता सकते हैं। जहां पर भी मेरे बनाए हुए चित्र पर आप उंगली रखेंगे वहां पर एक रेखा होगी, उस रेखा पर एक तीर बना होगा, वो दिखाएगा कि यहां पर यदि आप आवेश रखेंगे तो बल इस दिशा में लगेगा। वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाने वाला तीर, दिखाने वाली रेखा। उस रेखा को मैं बोलूंगा विद्युतीय क्षेत्र की रेखा। देखिए, मैं आपको कुछ बनाकर दिखाता हूं। ये रेखाएं क्या हमारी प्रकृति में बनी हुई हैं? उत्तर है नहीं, ये बनी हुई नहीं है। ये केवल मैं ही चित्र बना रहा हूं, ये काल्पनिक है, कोरी काल्पनिक है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि ये काल्पनिक है या वास्तविक है। मुझे इससे मतलब है कि मैं जो बताना चाहता हूं आप समझ रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की अभिव्यक्ति के लिए हमने चित्रों का सहारा लिया और ये चित्र कहलाते हैं विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर विद्युतीय क्षेत्र कैसा है। तो यहां पर हम एक रेखा खींचते हैं।
यदि आप यहां पर अपना एक ऐसा कण रखते हैं जिसके पास आवेश है तो उस पर बल इधर लगेगा, इस दिशा में। यहां पर यदि आप रखते हैं तो इस दिशा में लगेगा। अगर आप यहां पर रखते, ये मैंने चित्र बनाकर आपको दिया, अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां पर आवेश रखूंगा तो ये इस तरफ बल अनुभव करेगा और यहां पर आवेश रखूंगा तो ये इस तरफ बल अनुभव करेगा। बस, तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं, अब मैं इसमें से तीर को हटा देता हूं या एक आध तीर रहने देता हूं और बाकी इसको मिला देता हूं, तो ये रेखा ऐसे बन गई। ये अब इसमें यहां पर अगर आप आवेश रखते हैं तो इधर बल दिखता है, यहां पर आवेश रखते हैं तो इधर बल दिखता है। ये हमको पता लग जाता है कि किस बिंदु पर बल की दिशा किस तरफ होगी। बल की दिशा उधर होती है जिधर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। इसलिए हम इसे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं, बल की रेखाएं नहीं कहते। उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। बल के अन्य कारक भी हो सकते हैं, इसलिए हम उन कारक को कंसीडर नहीं करना चाहते, सोचना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम इसे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ही कहेंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र की रेखा अलग अलग दिशाएं बताती हैं। अब ये विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को जो हमने बनाया, उसके लिए ना हमने आपस में बैठ के कुछ नियम बना लिए। उन नियमों को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। उससे ये होगा कि कहीं पर भी हम चित्र को देखेंगे तो मैं भी समझ जाऊंगा, आप भी समझ जाएंगे। आपने बनाया तो हमें समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमने कुछ नियम आपस में बना लिए और उन नियमों के अनुसार हम विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बनाते हैं। अब हम उन नियमों को देखते हैं। विद्युत क्षेत्र किसके कारण बनता है? तो उत्तर है विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण के कारण बनता है। वो आवेश अपने चारों तरफ प्रभाव क्षेत्र बनाता है और उसमें उस क्षेत्र की अलग अलग स्थान पर अलग अलग तीव्रता होती है। तो यदि हमारे पास एक कण है और उसके पास धनात्मक आवेश है, तो ये धनात्मक आवेश के कारण ये चारों तरफ अपना प्रभाव दिखाएगा। अब इसको मैंने आपको एक लाइन के रूप में प्रदर्शित करके दिखाया ऐसे। इसका अर्थ आप क्या समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक। यदि हम यहां पर आवेश रखेंगे तो बल इस तरफ लगेगा, यदि हम यहां आवेश रखेंगे तो बल इधर लगेगा, यहां आवेश रखेंगे तो बल इधर लगेगा। ये लाइनें हमें ये बताती हैं। अब ये बताइए, इस पर जो बल लगने वाला है वो उसको धनात्मक आवेश से दूर ले जाएगा कि इसके पास लाएगा? हाँ, हमारा जो परीक्षण करने वाला आवेशित कण है उस पे कौन सा आवेश होता है? याद रखिए, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक। ओके, अगर हमने यहां पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश रखा तो ये इससे विकर्षित होगा, विकर्षित होके इस तरफ जाएगा, इसीलिए तो मैंने इसके नोक इधर रखी है। तो अब ये हमारा एग्रीमेंट हो गया कि धनात्मक आवेश सोचना है। दूसरा, जिस तरफ तीर की नोक होगी उधर बल लगने वाला है, तो आप समझ गए, इधर बल लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, ऐसे ये बन गया। अब ये एक विद्युतीय क्षेत्र है। इस विद्युतीय क्षेत्र की इसका रूप आपको कैसे दिख रहा है? तो हम बोलेंगे इसका रूप हमको ऐसे दिख रहा है जैसे एक कण में से बहुत सी त्रिज्याएं निकल रही हैं, ये इस तरह से। तो इस रूप को हमने याद कर लिया। ये रूप कौन बना रहा है? एक कण, बिंदु स्वरूप एक धनात्मक आवेश, ये उसका विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं हैं त्रिज्याओं के रूप में। जैसे वृत्त के केंद्र से त्रिज्याएं निकलती हैं, वैसे ही ये रेखाएं निकलती हैं। अच्छा, अगर इसकी अब ये रेखाएं जाती कहां है?
कहां तक मैं इसे बनाऊंगा? तो उत्तर है बहुत दूर तक, जहां तक मैं चाहूं इसे बना सकता हूं। अगर आप बोलेंगे कि यहां पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर है, तो मैं इसे ऐसे मिला दूंगा। ये एक त्रिज्या बढ़ते हुए ऐसे आती है जो मुझे बताती है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा, इस दिशा में होगा, त्रिज्याओं के रूप में बाहर जाता हुआ। अब यदि ये धन है, यदि एक ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश, तो यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा और ये जो परीक्षण आवेश है ये इसकी तरफ खिंचा चला आता है। अगर ये इसकी तरफ खिंचा चला आता है तो इसमें रेखाएं ऐसी बनेंगी। ये इधर रखा तो ये भी इधर आता है। ये है ऋण आवेश। तो ऋण आवेश वाली रेखाएं भी त्रिज्यात्मक रूप में ही होती हैं, ये भी त्रिज्यात्मक रूप में ही होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये सभी त्रिज्याएं बाहर की ओर जा रही हैं और ये सभी त्रिज्याएं अंदर की ओर आ रही हैं। और यही हमें बताता है कि यदि हम आवेश रखेंगे तो बल की दिशा किस तरफ होगी। ये इस प्रकार से ये हमने बनाया। अब ये कहां से आ रही हैं? कहीं से भी आ सकती हैं। इसको हम कह सकते हैं ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से भी आ सकती हैं। इस प्रकार ये दो तरह की रेखाएं बिंदु आवेश के कारण हुई। अब यदि और इसको हम समझना चाहते हैं कि क्या ये केवल इतना ही बताएंगे, तो उत्तर है ऐसा नहीं है, लेकिन हमने ना इससे एक नियम समझ लिया। वो नियम ये है कि ये रेखाएं हमेशा प्रारंभ होती हैं धनात्मक आवेश से। देखिए यहां से ये प्रारंभ हुई, यहां से इधर प्रारंभ होके गई, यहां से प्रारंभ होके इधर गई, यहां से प्रारंभ होके इधर गई। ये तीर सब यहां से प्रारंभ होते हैं। ऋणात्मक आवेश में देखिए यहां से कोई भी प्रारंभ नहीं होता, सब यहां आकर समाप्त होते। अब इसी चीज को मैं नियम के रूप में वहां लिख लेता हूं कि सभी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होंगी और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यह हमारा पहला नियम बन गया। दूसरा नियम, क्या इनसे पता क्या लगता है? तो अभी हमने देखा, इनसे हमको यह पता लगता है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है। जिस दिशा में तीव्रता होगी, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में कार्य करेगी, उसी दिशा में आवेश पर बल लगाया जाएगा। ये दो चीजें अभी तक हमको समझ में आ गई। इन दोनों को हम पहले नोट कर लेते हैं, फिर अगला गुण इस पर मैं बताता हूं। तो देखिए, रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। किसी भी बिंदु पर रेखा की दिशा वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है, अथवा वहां पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाती है। हाँ, यदि हमारी रेखा वक्र है तो दिशा किससे दिखाई जाएगी? स्पर्शज्या द्वारा दिखाई जाएगी। जैसे यदि मैंने आपसे ये कहा कि इस स्थान पर ये विद्युत क्षेत्र की रेखा है, तो ये तो वक्र है, तो यहां पर यदि मैं रखूंगा आवेशित कण को तो इस पर बल किधर लगेगा? तो यहां पर मुझे एक स्पर्शज्या बनानी है। ये स्पर्श करते हुए ये रेखा, ये मुझे बताती है कि इस बिंदु पर बल की दिशा ये होगी। और यदि इस बिंदु पर पूछा जाएगा तो यहां पर एक स्पर्शज्या बना देंगे, ये हमें दिखाएगा कि बल की दिशा इस तरफ होगी। तो जब भी हम आवेश रखेंगे बल इधर लगेगा, यहां आवेश रखेंगे बल इधर लगेगा, क्योंकि ये रेखा की स्पर्शज्या ऐसा दिखाती है। तो किसी भी बिंदु पर इस प्रकार से हमें बल की रेखा, बल की दिशा मिलेगी। ये हमारा दूसरा नियम है। इसके बाद तीसरा नियम देखिए, ये बिंदु के लिए आपने देख लिया। इसके लिए हम फिर से आएंगे कि इनकी शेप कैसे कैसे होती है। तो अगली चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है
कि बल यहां पर कितना बल लग रहा है ए बिंदु पर और यहां पर कितना बल लग रहा है बी बिंदु पर, क्या ये रेखाओं का चित्र हमें ये भी बताता है? तो उत्तर है हां। उस बल का मान नहीं पता लगेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, ये मैं रेखाओं को और घना करता हूं। यदि आप ये सोचते हैं कि कितनी रेखाएं होती हैं, तो इसका कोई गणना नहीं है। आप जितनी रेखाएं मर्जी बना सकते हैं, इसकी कोई निश्चित, इसका कोई नियम नहीं है। ओके, मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूं, ये एक स्थिति है ए और ये एक स्थिति है बी। हाँ, ए और बी, इन दोनों में विद्युतीय क्षेत्र कहां ज्यादा स्ट्रांग है, कहां ज्यादा तीव्र है और कहां कम तीव्र है, कहां बल अधिक लगेगा, कहां बल कम लगेगा। इसके लिए देखिए, मैंने एक छोटा सा रिंग बनाया। उस रिंग का कुछ क्षेत्रफल होगा। उस रिंग को मैंने यहां पर रखा, ये ऐसे रखा, ये इतना बड़ा रिंग, ये, और इसके अंदर रेखाओं को गिना, 1 2 3। इसके अंदर 3 रेखाएं आई। अब मैंने इस रिंग को यहां से उठाया और उठाकर यहां रखा, इसको केंद्र बनाकर उसी रिंग को यहां रख दिया। ये, इसके अंदर कितनी रेखाएं आई? 1। इसके अंदर आई 3। तो इस स्थिति को बताने के लिए मैं क्या शब्द प्रयोग करता हूं? यहां पर रेखाओं का घनत्व अधिक है और यहां रेखाओं का घनत्व कम है। ये बात समझ में आई? घनत्व मतलब अधिक होना, ज्यादा नजदीक नजदीक रेखाओं का होना, और घनत्व कम होना मतलब रेखाओं का दूर दूर होना। तो ये रेखाओं का घनत्व कम और ये रेखाओं का घनत्व अधिक है। इसमें अब आप एक चीज एक देखते जाएंगे कि जब हम नजदीक हैं, इसके आवेश के नजदीक हैं, तो घनत्व अधिक ही मिलेगा। अब अगर हम यहां से इसी को यहां पर ले जाते, 2 रेखाएं, इसी को और ऊपर ले जाइए, ये भी बाहर चली गई, एक ही रेखा। तो जितना ये दूरी बढ़ते जाती है उतना उसका घनत्व कम होते चला जाता है, और दूरी बढ़ने से बल का क्या होगा? कम लगेगा। बल कम होगा यानी क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो बी पर क्षेत्र की तीव्रता कम, ए पर क्षेत्र की तीव्रता अधिक। इसको मैं रेखाओं के साथ जोड़ता हूं। जहां रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहां क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां रेखाओं का घनत्व कम होता है वहां क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। इस प्रकार से ये हम तीव्रता को एक दूसरे के अपेक्षा, एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में जान सकते हैं कि किस स्थान पर बल अधिक है और किस स्थान पर बल कम है। उसकी गणना नहीं कर सकते। गणना करने के लिए हमको दूसरे अंक भी चाहिए। तो गणना करने के लिए हमारे पास 2 सूत्र हैं। F/Q वाला सूत्र है, Q/R² वाला सूत्र है। वो हमको अंक चाहिए, तब हम गणना करेंगे। लेकिन चित्र को देखते ही हमको समझ में आ जाता है कि यहां पर क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, यहां कम है, क्योंकि यहां लाइनें विरल हो रही हैं और यहां लाइनों का घनत्व ज्यादा है। ये तो इसी चीज को अब मैं अगले नियम के रूप में लिख लेता हूं। किसी भी स्थान पर रेखाओं की तीव्रता, रेखाओं का घनत्व ये बताता है कि सापेक्ष रूप से वहां पर तीव्रता अधिक है और बल वहां पर अधिक लगेगा। तो जो चीज मैंने आपको बोली ये लिखी हुई है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला गुण हम लेते हैं, और अगला गुण हमें ये बताता है कि कोई भी 2 रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये कैसा गुण है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि कभी भी विद्युत क्षेत्र की 2 रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। ये इनका गुण है। क्यों नहीं काट सकती? देखिए, हम मान लेते हैं
कि एक जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाने वाली ये एक रेखा है। उसी क्षेत्र पर मैंने बनाया, आपको दिखाया कि ये एक दूसरी रेखा भी है। ये तो इस बिंदु पर मैं पूछना चाहता हूं कि यदि मैं आवेश रखूंगा तो उसके बल की दिशा बताइए। तो हमारा जो नियम नंबर 1, 2 जो भी है उसके अनुसार यहां पर बल की रेखा, बल की दिशा किधर आनी चाहिए। तो हम स्पर्शज्या बनाते हैं, तो यहां पर 2 रेखाएं हैं तो स्पर्शज्या भी 2 बनेंगी, ये और इस पर बनाएंगे तो ये। अब हमें यहां पर संशय होने लगा कि आवेश पर लगने वाला बल इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, किस तरफ होगा, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? हमने कहा कि ये तो गलत है। क्या गलती है? एक बिंदु पर एक पदार्थ है तो बल लगेगा तो एक ही तरफ तो बल लगेगा, एक बिंदु पे 2 तरफ बल नहीं लगता है। आप कह सकते कैसे नहीं लगता है, इस बिंदु को हम इधर भी खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, ठीक है। अब 2 तरफ खींचेंगे, जाएगा तो एक तरफ, किस तरफ जाएगा? तो उत्तर है जाएगा परिणामी बल की तरफ। तो परिणामी बल कितने होते हैं? 1। परिणामी बल 2 नहीं होते हैं। एक बिंदु पर आप 10 बल लगा सकते हैं। 10 बल लगाने के बाद में वो उसका जाएगा किस तरफ, वो अनुभव किधर करेगा? जिधर परिणामी आएगा, सबका योग आएगा। तो इन सब बलों का हम जब योग करते हैं, जिधर परिणामी आता है वही परिणामी विद्युत क्षेत्र की रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होता है। अब यहां दिख रहा है कि इस पर 2 परिणामी बल हैं और 2 परिणामी बल हो नहीं सकते एक कण के पर। अगर एक कण पर 2 परिणामी बल नहीं हो सकते तो ये जो चित्र हमने बनाया है ये चित्र गलत है। और इस चित्र में जो दिखाया गया है कि 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये वाला सिद्धांत ही गलत है। तो 2 रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में भी इसे बार बार पूछा जा सकता है कि 2 रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। उत्तर आपको समझ में आया? क्योंकि जो उनके कटाव का बिंदु है वहां पर यह प्रदर्शित होता है कि एक कण पर 2 दिशाओं में बल लग रहे हैं। चूंकि एक कण पर 2 दिशाओं में परिणामी बल नहीं लग सकते हैं, इसलिए ये व्यवस्था गलत है। और एक बिंदु पर 2 दिशाएं नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए 2 रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो इसी चीज को हम नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, ये इसे नोट कर लीजिए। अब अगला गुण इनका देखते हैं। हाँ जी, लिख लीजिए जल्दी। विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप का अर्थ क्या है? एक स्थान से हम रेखा को शुरू करते हैं और देखते हैं, जहां से हमने ऑब्जर्व किया हम भी शुरू करते हैं, ये ऐसे ऐसे, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में और वापस फिर, ये वाला कहलाता है बंद लूप। लेकिन ये विद्युतीय क्षेत्र की रेखा नहीं है, ये नहीं होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इस तरह की होंगी जिसे हम बंद लूप कहा करेंगे।
विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं ऐसे नहीं होती हैं, तो वह कैसी होती हैं इसे देखिए। बंद लूप आपको चुंबकीय क्षेत्र में मिला करेगा। विद्युतीय क्षेत्र में धन आवेश जिस कण पर होगा वहां से रेखा प्रारंभ होगी और जब ये ऋण पर पहुंचेगी तो रेखा समाप्त हो जाएगी। हर रेखा धन से प्रारंभ होगी और ऋण पर समाप्त हो जाएगी। इस तरह से उसका आदि भी होता है और उसका अंत भी होता है। तो धन पे आप देखेंगे कोई भी रेखा समाप्त नहीं होती, वहां से हमेशा रेखाएं बाहर निकलती हैं। इसलिए बंद लूप नहीं बन सकता, क्योंकि धन पे कोई रेखा आती नहीं है। यहां कहीं भी देखिए, इधर से रेखा अंदर घुसती है, यहां से बाहर निकलती है, अंदर घुसती है, बाहर निकलती है, तभी लूप बन सकता है। धन में कोई रेखा अंदर की तरफ नहीं आती, सभी बाहर निकलती हैं, और जब कोई वापस आती नहीं तो लूप बन नहीं सकता। इसलिए धन से हमेशा प्रारंभ होंगी और ऋण पर जाके हमेशा समाप्त हो जाएंगी। ऋण पे सभी रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, कोई भी रेखा बाहर की ओर नहीं होती है। तो इस तरह से धन से प्रारंभ होंगी और ऋण पर समाप्त होंगी। ये विद्युतीय रेखाओं का एक गुण बन गया। अब इसमें थोड़ा और जोड़ लेते हैं। इनका आदि एवं अंत नहीं होता, सॉरी, कंटिन्यूअस में नहीं होता है, विद्युत रेखाओं में होता है। इनका आदि एवं अंत होता है। आदि कहां होगा? धन पर, और अंत कहां पर होगा? ऋण आवेश पर। और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यू नहीं करती और रास्ते में जाकर टूट जाती। ये होती हैं विद्युतीय बल रेखाएं, डिसकंटिन्यूअस लूप। इसे आपने याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र में फिर इस पर बात होगी कि कौन सा बंद लूप होता है और कौन सा डिसकंटिन्यूअस लूप होता है। अब हम अगला गुण लेते हैं, नंबर 6। एक कण के में आवेश दिया गया है, उस कण की कोई सतह होगी। उस सतह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, वो दिशा रेखाओं द्वारा दर्शाई जाती है। तो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो एक विशेष दिशा रखती हैं, और वो है कि सतह से यह हमेशा लंबवत होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कण की सतह से हमेशा लंबवत होती हैं। समकोण बनाती हैं। समकोण बनाते हुए निकलती हैं या समकोण बनाते हुए उसमें समाप्त होती हैं, लेकिन जब भी यह सतह से मिलती हैं तो हमेशा एक समकोण बनता है। तो इसे हम इस प्रकार लिख लेते हैं कि समकोण बनाती हैं। अब इसको देखिए, विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं कण की सतह से समकोण बनाती हैं, यानी सतह के लंबवत रूप से ये निकलती हैं। ये एक आवेशित कण मैंने यहां पर रखा, और मान लीजिए इसकी सतह एक गोले में है और इसको हमने धन आवेश दिया हुआ है, तो ये धन आवेश इसकी सतह पर फैला हुआ है। एक दूसरा हमने पदार्थ लिया, मान लीजिए इस पदार्थ की सतह ये घन के आकार की है और इसमें ऋण आवेश दिया हुआ है। एक चीज और मैं आपको पूछना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, जब हम किसी चालक पदार्थ को लेते हैं और उसको आवेश देते हैं तो वो आवेश उसमें कहां पर होता है, किस जगह पर रहता है? क्या वो उसके अंदर तक जाता है या बाहर आ जाता है? तो इसका उत्तर है कि यदि हमने ये एक चालक पदार्थ लिया, मान लीजिए
और इसको आवेश दिया तो आवेश इसमें हमेशा इसकी सतह पर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि इसकी सतह पर आ जाएगा? तो इसका उत्तर ये है कि ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो उस प्रतिकर्षण के कारण ये एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। जाते 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 ये इसकी सतह पर आ गया, इधर के आवेश इसकी सतह पर आ गए। इसके बाहर ये इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ जो वायु है वो एक कुचालक है। कुचालक है इसलिए अपने अंदर आवेशित कणों को जाने नहीं देती है, तो उनको यहीं तक ही रुक जाना पड़ता है। इधर से विकर्षित हुए, यहाँ रुक गए, यहाँ रुक गए, यहाँ रुक गए। तो हम ये देखते हैं कि इसको हमने जितने भी आवेश दिए हैं सभी आवेशित कण इसकी सतह पे आके रुक जाते हैं। इसलिए जब भी किसी पदार्थ की बात होगी जो बिंदु से अधिक बड़े स्वरूप का है और वो चालक है तो उसके अंदर जितने भी आवेशित कण हैं सब चलते हुए उसकी सरफेस पर आ जाएंगे, उसके सतह पर आ जाएंगे। तो ये किस चीज का उत्तर हुआ? ये उत्तर हुआ कि सुचालक में आवेश हमेशा सतह पर क्यों पाए जाते हैं। एक शब्द में इसका उत्तर क्या होगा? विकर्षण बल के कारण, क्योंकि वो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं इसलिए आवेशित कण हमेशा सतह पर आ जाते हैं। तो आवेश हमेशा सतह पर ही पाया जाता है। हाँ, यदि वो कुचालक है तो उसके अंदर जिस स्थान पर आवेश पैदा होगा उसी स्थान पर ही खड़ा रहेगा, चल नहीं पाएगा। इसके अपने प्रभाव होते हैं, हम इसके अलग अलग प्रयोग करेंगे जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए, सुचालक है तो आवेशित कण हमेशा सतह पर, और हर आवेशित कण बल पैदा करता है और उस बल को हम रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये रेखाएं जो यहां से निकलेंगी ये इसकी सतह है, ये इसकी सतह है। धन से निकलना है, ऋण में अंत होना है। तो यहां धन से धन से निकलना है, इस ऋण में जाना है, तो यहां से ये रेखा निकली। ये अगर मैं इसे ऐसे निकालता हूं तो ये गलत है, ऐसे नहीं निकलेगी। तो कैसे निकलेगी? तो इसका उत्तर है कि यहां पर ये हमेशा इस सतह के साथ समकोण बनाते हुए इसके लंब स्वरूप ये ऐसे निकलेगी। ये इसी तरह से ये जब यहां पर ये यहां से आएगी और ये ऋण में, अब ये जो इसमें प्रवेश करने का ये तरीका है, ये तरीका भी गलत है, क्योंकि ये कोण कम है और ये कोण अधिक है। ऐसा नहीं होगा। ये यहां पर ऐसा बनेगा समकोण, और निकलने के बाद ये स्वतंत्र है, जिधर बल होगा उधर मुड़ जाएगी, तो ये ऐसा मुड़ जाएगी। तो इस तरह से इसमें रेखा बनेगी। तो रेखा बनाने का इसकी कला सीखिए। दो चीजें याद रखिए, सतह के साथ हमेशा समकोण बनाना है। दूसरा, ये एक ऐसा वक्र होना चाहिए जिसमें कहीं भी कोना मत हो, कोना नहीं आना चाहिए, ऐसे ये नहीं आना चाहिए। कहीं वक्र का अधिक और कहीं कम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जितना हो सके इसको हम स्मूथ कर्व कहते हैं। ये इस तरह से हमारी कोशिश है कि ये 90 का कोण भी बनाए और इसका वक्र जो है वो हमेशा ऐसा रहे, ये कि कहीं पर भी हमको ये आभास नहीं हो कि यहां पर कोना बन गया। ये हमने बनाया रेखा। यहां से तो बहुत आसान है, 90 90 यहां से बनाई। देखिए ये 90 आप ऐसा निकालेंगे, यहां पर 90 ऐसा निकालेंगे और इन दोनों को इसी प्रकार यहां से 90 ऐसा निकलेगा, यहां से 90 ऐसा निकलेगा, और ये इस प्रकार ऐसे आ गई। ये धन से निकलेगी ऋण में जाएगी, धन से निकलेगी ऋण में जाएगी, यहां से ऐसे धन से निकलेगी और ये ऋण में जाएगी। यहां धन से निकलेगी, इधर जाएगी, इधर कहीं ऋण होगा उसकी तरफ जाएगी, भले अनंत तक जा सकती है। यहां पर ऋण में आएगी, यहां से कहीं से आ रही है और ये 90 का कोण बनाते हुए इसका अंत होगा यहां पर।
यहां से धन से 90 का कोण बनाते हुए निकलेगी और ऐसे जाएगी। थोड़ा सा इधर मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है? ये ऋण इधर है ना, ये इसको आकर्षित करते हैं, इसलिए इधर मुड़ती है। यहां से निकलेगी 90 का कोण बनाते हुए और ऐसे जाएगी। तो ये एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में आएगा। लेकिन आप याद रखिए, ये कौन से आवेश हैं? धन। ये कौन से आवेश हैं? ऋण। एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश के बीच जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं का इस प्रकार से आप कह सकते हैं, वो रेखाएं ऐसी होंगी। ओके, ये धनात्मक और ऋणात्मक, इन दो के बीच की रेखाएं। धन से सब रेखाएं निकलती हैं, ऋण पर सब जाती हैं, और सब सतह पर कितना बनाती हैं? सतह पर सब समकोण बनाती हैं। ये बहुत आवश्यक है। ऐसे समकोण बनाते हुए ही रहेंगी। ठीक है, ये एक नियम बन गया। इसका हम एक कारण बता सकते हैं कि ये एक सतह है, ये समकोण बनाती हुई। यहां पर यदि हमने किसी आवेश को रखा तो उस आवेश पर लगने वाला बल हमेशा इसके लंब स्वरूप ही लगेगा, और वो दूसरा कण जो है इस तरफ बल एक्सपीरियंस करेगा, बल को इधर अनुभव करेगा। इसलिए ये वाला कोण कितना है? 90। ना तो वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सीधा जाएगा। अब ये हो गया सतह से हमेशा समकोण बनाते हुए। तो आगे से जब भी आप विद्युत रेखाएं किसी पदार्थ से निकलते हुए या वहां खत्म होते हुए दिखाते हैं, ये नियम थोड़ा सा याद रखिए। कभी भी ऐसा कोणीय मत बनाइए, नहीं तो वो गलत होगा। अब इसमें हम अगला नियम लेते हैं, 7वां। विद्युतीय रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, विकर्षण का बल लगाती हैं एक दूसरे पर। रेखाएं एक दूसरे को पसंद नहीं करती, प्रतिकर्षित करती हैं और एक दूसरे से दूर जाना चाहती हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, नोट कर लीजिए। स्थिर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं और लंबवत बल लगाती हैं। इसका ये मतलब है कि ये हमने एक बड़ा छोटा सा कण लिया और इसके पास धनात्मक आवेश है, यहां से एक रेखा निकलती है, समकोण बनाते हुए, एक दूसरी रेखा भी निकलती है समकोण बनाते हुए, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो गए। लेकिन जब हम वास्तव में देखते हैं तो ये हमें ऐसी समानांतर रेखाएं नहीं मिलती, ये थोड़ा फैली हुई मिलती है, जैसा आप ऊपर देख रहे हैं। ओके, अगर ये ऐसी मिलती हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये एक दूसरे के लंबस्वरूप बल लगा रही हैं, और बल लगाने के कारण ये एक दूसरे से दूर होकर ये ऐसी शेप में आ जाती हैं। ये क्यों ऐसा हुआ होगा? इन्होंने एक दूसरे को विकर्षण किया और विकर्षण करके ये वाली शेप में आ गई। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि बल रेखाएं एक दूसरे को अपने लंबवत विकर्षित करती हैं, अपने लंबवत दिशा में एक दूसरे को विकर्षित करती हैं। लंबाई में भले वो अपने को छोटा करना चाहती हैं, पर दूसरी रेखा के साथ क्या व्यवहार है कि वो एक दूसरे को विकर्षित करती है। अब ये दो कण हमने लिए, दोनों कणों के पास धनावेश है। इस धन से रेखा निकलती है, एक विद्युत बल क्षेत्र की रेखा हमने ऐसे ली, और इसकी भी मान लीजिए ये भी ऐसे ली, लेकिन ये दोनों यहां पर कटती हैं और कटना अलाउ नहीं है। अगर ये दोनों नहीं कट सकती हैं तो क्या होता है? हमने देखा, दो धन आवेशित रख के ऐसे बीच के क्षेत्र में कहां बल लग रहा है उसको देखकर हमने इन रेखाओं को फिर से बनाया,
तो अब हम क्या देखते हैं कि ये रेखा इस रूप में यहां हमें दिखती है और यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा परीक्षण के लिए और देखा कि उस पर ऐसे बल लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो उसकी रेखा ये बन गई। तो अब देखिए ये दोनों रेखाएं ऐसी असल में बनती हैं, इधर बल लगाती हैं जब भी इन पर आवेश टेस्ट आवेश रखा जाता है। इसी तरह से नीचे यदि हम परीक्षण करते हैं तो हमें ये रेखाएं इस प्रकार मिलती हैं। अब ये इसकी विद्युतीय बल की रेखाएं हैं। क्यों ऐसा हो गई? क्योंकि पहले तो ये एक दूसरे को काट रही थी। ऐसा होने का एक ही कारण हमें समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे को विकर्षित कर रही हों। अब इसके विकर्षण के कारण ये वाली रेखा सीधी न जाते हुए थोड़ी सी अपने रास्ते से ऐसे मुड़ जाती है। इसी प्रकार से नीचे वाली रेखा भी मुड़ जाती है। जो ये त्रिज्या के रूप में बाहर आना चाहिए था, उनकी बजाय ये इस तरह से मुड़ते जाती हैं। इस धनावेश से भी रेखाएं निकलती हैं और इन्हें जब हम बनाते हैं, देखते हैं, तो ये भी इस प्रकार से आती हैं। अब इनमें देखिए क्या सिद्ध होता है कि ये एक दूसरे को विकर्षित कर रही हैं, इसलिए इनके बीच का जो दूरी है वो बढ़ते जा रही है। ये बढ़ती हुई दूरी बताती है कि ये विकर्षित करती हैं। अब ये जो रेखाएं हैं, ये बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर कोई रेखा नहीं है। क्यों यहां हमने रेखा नहीं बनाई? क्योंकि हमने देखा कि यहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं मिलती है और कोई तीव्रता नहीं है और इसलिए यहां पर कोई रेखा नहीं बनाई गई है। तो ये एक ऐसा स्थान होता है जो उदासीन होता है विद्युत क्षेत्र के लिए और यहां पर विद्युतीय क्षेत्र नहीं पाया जाता। दोनों के मध्य बिंदु में विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये दोनों को एक दूसरे को विकर्षित करके या एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, समायोजित कर देती हैं। तो यहां हमें विद्युतीय क्षेत्र नहीं मिलता। तो याद रखिए, विद्युतीय क्षेत्र किस स्थान पर नहीं मिलता है? दो धन आवेश या एक जैसे आवेश के बीच के बिंदु पर नहीं मिलता। अब ये दिशा देखिए, ये किसकी दिशा है? बल लगने की। एक रेखा दूसरी रेखा पर बल लगाती है। अब ये रेखा पर इधर बल लग रहा है। अब ये दोनों रेखाएं धन आवेश से जुड़ी हैं तो धन आवेश पर भी बल लगता है। ये इधर बल लगा तो धन आवेश पर इधर बल लगा। क्यों? क्योंकि ये धन आवेश से रेखा निकली है। तो अंततगोत्वा जो धन आवेश वाले कण हैं उस पर बल लगता है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, इधर और इधर इन पर बल लग रहे हैं। लेकिन इनका स्रोत कहाँ है? इनका स्रोत यहाँ है। तो ये जो स्रोत पदार्थ है, इस पर भी ये बल लगेगा। ये दोनों विकर्षित करती हैं, इनके स्रोत पर भी ये बल लगेगा। तो अंततः यह बल इन दोनों स्रोत पर ही आ जाता है। इसको मैं आपको इस प्रकार बताना चाहता हूं। देखिए, ये एक आवेशित कण है धनात्मक, यहां मैंने रखा है, ये उससे निकलने वाली रेखाएं हैं। यहां पर भी एक धन है, ये उससे निकलने वाली रेखाएं हैं। ये ऐसे गए, एक दूसरे के पास हमने ऐसे रखे, लेकिन ये एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, एक दूसरे को विकर्षित करती हैं। अगर ये विकर्षित होकर ऐसा पीछे आता है तो ये इसका क्या होगा? ये आवेश भी पीछे की तरफ एक बल अनुभव करता है। इसके कारण, क्योंकि रेखा इससे निकलती है, रेखा अगर पीछे की तरफ बल अनुभव करेगी तो ये भी पीछे की तरफ बल अनुभव करेगा, ये भी पीछे की तरफ बल अनुभव करेगा। ये ऐसे जाते हैं और हम क्या कहते हैं? धन धन पर विकर्षण का बल लगा रहा है, एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं और ये दूर जा रहा है। नियम क्या है कि दो रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती लंब स्वरूप, और इसके कारण धन और धन में विकर्षण का बल लगता है। इसी को हमने क्या लिखा है? यह गुण समान आवेश पर विकर्षण के बल को प्रदर्शित करता है। ये एक हो गया। अब इसके बाद समझ में आ गया? ठीक है। तो इन दोनों को हमने एक दूसरे से समझाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि ये एक दूसरे को विकर्षित क्यों करते हैं।
अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को काटेंगी और काटना संभव नहीं है। ये एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, इससे बंधी हैं, इसलिए ये भी एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ये विकर्षण के बल का एक्सप्लेनेशन है, उसको हम इस तरह से समझाते हैं। ओके, क्या हम इसी तरह से आकर्षण के बल को समझा सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन हमने अपना नियम बदला। अब हम वो दूसरा नियम इस प्रकार से लिखते हैं कि ये जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं में एक विशेष गुण होता है। ये इन रेखाओं का गुण ये है कि ये अपनी लंबाई को हमेशा छोटा करना चाहती। कैसे छोटा करना चाहती हैं? जैसे एक तना हुआ रबर बैंड है, ये एक रबर बैंड ऐसे हमने तान दिया इसको, अब मैंने इस दोनों हाथों में पकड़ा हुआ है, ये रबर बैंड अपनी लंबाई को हमेशा छोटा करना चाहता है। अगर ये छोटा करना है और मैंने इसको दोनों हाथ से पकड़कर रखा हुआ है, छोटा करने के लिए ये इस हाथ पर एक बल लगाता है इस तरफ, इधर भी एक बल लगाता है इस तरफ, दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ ऐसा जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि रबर बैंड अपने को छोटा करना चाहता है। तो हम इसकी तुलना एक रबर बैंड से करते हैं इस प्रकार। ये एक विद्युतीय बल की रेखा है, ये अगर ये ऐसी रेखा है, इसका प्रारंभ कहां से होगा? उत्तर है एक धनात्मक कण से इसका प्रारंभ होगा और इसका अंत कहां पर होगा? एक ऋणात्मक आवेश पे इसका अंत होगा। तो इधर एक धनात्मक आवेश रखा है, इधर एक ऋणात्मक आवेश रखा है, उसके बीच में ये रेखा है और ये किस तरह का व्यवहार करती है? जैसे एक तना हुआ रबर होता है। अगर ये ऐसा व्यवहार करती है और ये छोटा होना चाहती है तो इसको ये इधर खींचेगी, इधर बल लगाएगी और इसको इधर खींचेगी, इधर बल लगाएगी। अब अगर ये दोनों ऐसे बल लगाते हैं तो इसको हम कौन सा बल कहते हैं? आकर्षण का बल, आकर्षण का बल। अब ये आकर्षण का बल किस किस के बीच में लगा? इस कण और इस कण के बीच में, जहां से रेखा प्रारंभ होती है वो धनात्मक है, जहां समाप्त होती है वो ऋणात्मक है। तो हमारा नियम क्या बन गया? धन और ऋण एक दूसरे पे आकर्षण का बल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं आकर्षण का बल? क्योंकि इनके बीच की रेखा का स्वभाव क्या है? छोटा होना चाहती है, बस। तो ये हमने इसका एक गुण बनाया और इस गुण को अब हम नोट कर लेते हैं, इसे लिख लीजिए। विद्युतीय क्षेत्र की रेखा एक तने हुए इलास्टिक की तरह व्यवहार करती है, जो कि हमेशा लंबाई में छोटा होना चाहती है, और इस गुण के कारण एक धन और ऋण आवेश एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं। ये इसका एक और गुण मिल गया। इस तरह से आपने देखा रेखाओं के बहुत सारे गुण हमें इस बात का विवरण देते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र किस तरह से व्यवहार करता है। फिर से वही प्रश्न है, क्या वाकई रेखाएं होती हैं? उत्तर वही है, रेखाएं होती नहीं है। हमने कल्पना की है, उनका चित्र बनाया है, और अब आप देखिए इन रेखाओं के जो गुण आपने याद किए हैं उनसे आपको विद्युत क्षेत्र के सारे गुण पता लग जाते हैं और हम दिखा सकते हैं कि किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, उसकी दिशा कैसी है और कितना अधिक वो वहां पर बलशाली है। अब इसी के आधार पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। हाँ, कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो हमने ना इसकी एक संख्या भी काल्पनिक बनाई है। तो जब हम आगे इसी में आगे बढ़ के गॉस थ्योरम पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि एक धन आवेश से कितनी संख्या में हम मानते हैं कि उतनी संख्या में वहां से रेखाएं निकली हैं, लेकिन वो भी काल्पनिक रेखाएं हैं, इसीलिए उसका कोई विशेष इंपॉर्टेंस मैं नहीं देता। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आवेश के जो अलग अलग निकाय होते हैं उन निकायों के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की शेप कैसी होती है। आपने देखा धनात्मक आवेश से रेखाएं कैसी निकलती हैं, त्रिज्या की तरह चारों तरफ, ये आप देख चुके हैं। धनात्मक आवेश है, ऐसे रेखाएं निकलती, ये त्रिज्या जैसे, ये आप पहले चित्र में बना चुके हैं।
बाहर की ओर। ऋणात्मक आवेश होगा तो वैसा ही होगा, लेकिन अंदर की ओर आते हुए। सभी रेखाएं अंदर आएंगी, कोई भी रेखा बाहर नहीं जाएगी। ये त्रिज्या के रूप में, सरल रेखाओं के रूप में ऋणात्मक। अब धन और ऋण दोनों ऐसे रेखाएं धन से चलेंगी और ऋण पे जाएंगी। ये आपने यहां देखा, धन से ऋण, सभी रेखाएं धन से ऋण की ओर जाएंगी। यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं तो ऐसे बनेगा, यदि दोनों ऋणात्मक हैं तो भी ऐसा ही चित्र बनेगा, लेकिन तीर की दिशा उल्टी हो जाएगी ऋण की तरफ। तो आपने देखा, धन आवेश कण रूप में, ऋण आवेश कण रूप में, धन और ऋण के द्विध्रुव, दोनों आवेश धन हो या दोनों आवेश ऋण हो। अब दूसरे निकाय देखिए, यदि एक रेखीय निकाय है, यानी एक हमारे पास कंडक्टर है, सुचालक है, और उस पे हमने एक आवेश दे दिया है, तो उसकी रेखाएं किस प्रकार से बनेंगी। ये इसके पास, इसको हमने ये आवेश दे दिया, तो यहां पर देखिए, यहां से ये रेखा ऐसे निकली, यहां से ऐसे निकली, सामने वाली ऐसे, पीछे वाली ऐसे, इस तरह से चारों तरफ यहां पर रेखाएं निकलती हैं। आप सबने हेयर ब्रश देखा है, गोल वाला, एक डंडी रहती है, ऐसे चारों तरफ उसके निकले रहते हैं रेशे, वो होता है ये वाली शेप, एक सिलेंडर जैसा बन जाता है, और यहां से इस तरह ये ऐसे त्रिज्या के रूप में सब तरफ रेखाएं ऐसे जाती। वैसा ही यहां पर भी होगा, इस आवेश के कारण ऐसा बनेगा, एक 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 ऐसा। अब ये जो रेखा यहां से ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे जा रही है, ये यहां से ऐसे ऊपर नहीं जाती, क्यों? ये इसको विकर्षित करती। चूंकि ये रेखा इस रेखा को विकर्षित करती है, और यहां पर नीचे में जो एक है, ये भी इसको विकर्षित करती है। ये इधर से भी विकर्षित होती है, इधर से भी विकर्षित होती है, इसलिए इस बेचारी को सीधा ही जाना पड़ता है। न ये इधर मुड़ सकती है, न इधर मुड़ सकती है, न ये इधर मुड़ सकती है, न इधर मुड़ सकती है, सिर्फ सीधा ही जाना पड़ता है। तो अंत में हमको दिखता क्या है कि इसमें जो भी रेखाएं बनती हैं, सब सीधी 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 ऐसे ही बनती, इधर वाली ऐसे ऐसे ऐसे, और यही चीज आप गोल वाले ब्रश में देखते हैं, इस तरह से होगा। हाँ, यहां पर जब हम देखेंगे कि जहां ये समाप्त होता है, ये इसमें जो रेखा ऐसे निकलेगी, ये इसके नीचे वाली इसको विकर्षित करती है, तो इसको ऊपर मुड़ना है, और ऊपर मुड़ने की जगह है, क्योंकि ऊपर से कोई विकर्षित नहीं कर रही है। तो ठीक इस कोने में हमको इस तरह का क्षेत्र मिलता है, ये रेखाएं यहां पर मिलती ऐसे, फिर यहां से सीधी, यहां से ऐसे, तो किनारे किनारे पर जाकर ये थोड़ा सा ऐसे हो सकती हैं, इनके विकर्षण के कारण, इनके विकर्षण के कारण। नहीं तो ये सब एक दूसरे के समानांतर ही रहती हैं, ये सब समानांतर रहेंगी, सब समानांतर रहेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, किनारे वाली ऐसे, ये इसको हम लोग कर्लिंग कहते हैं। कर्ल मतलब घुंघराले बाल, तो ये घुंघराले बाल जैसी यहां पर शेप हो जाती है, ये कर्लिंग होती। ये किसके लिए हो गया, कौन सा निकाय है? ये सरल रेखा में आवेश, आवेशित रेखा। अब इसी से आगे बढ़ जाते हैं। यदि हमने एक पृष्ठ लिया और इस पृष्ठ में सब आवेश हैं, तो इसमें ऐसे इधर और उल्टी तरफ ऐसे, तो ये एक पृष्ठ है,
इधर भी ऐसे निकलेंगी रेखाएं और इधर भी ऐसे निकलेंगी दोनों तरफ। इसको और अच्छे से अगर हम ऐसा सामने देखते हैं, एक धन और एक ऋण ऐसा बनाते हैं, तो यहाँ पर एक धन आवेश का पृष्ठ है और यहाँ पर एक ऋण आवेशित पृष्ठ है, धन और ऋण। तो यहाँ पर रेखाएं धन से प्रारंभ होगी, ऋण पर समाप्त होंगी। ये दोनों तरफ से विकर्षण है, इसलिए बैलेंस्ड होके ये सब की सब सीधी हो जाती हैं। हाँ, किनारे वाली थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, ठीक है। किनारे वाली को अगर हम न सोचें तो ये सब ऐसे रहती। अब एक विद्युतीय क्षेत्र में एक शब्द बार बार आएगा और वो है उसे हम कहेंगे कि एक ऐसा विद्युतीय क्षेत्र है जिसकी सब रेखाएं समानांतर दिखा रही हैं। इसका क्या अर्थ होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसे कह सकते हैं समरूप विद्युतीय क्षेत्र। तो यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म फील्ड समरूप विद्युतीय क्षेत्र, उस क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर जाइए, वहां पर तीव्रता का मान एक समान ही मिलेगा। यहां अगर तीव्रता 10 न्यूटन है, यहां भी 10 न्यूटन, यहां भी 10 न्यूटन, यहां भी 10 न्यूटन। दूसरी चीज, तीव्रता की दिशा यहां इस तरफ है, यहां भी इस तरफ है, यहां भी इस तरफ है, यहां भी इस तरफ है। उस विद्युतीय क्षेत्र को समरूप विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं और उसके बाद इसकी रेखाओं को देखते हैं। तो समरूप विद्युतीय क्षेत्र ये होता है यदि किसी स्थान पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान परिमाण में हो और एक ही दिशा में हो, तो ऐसे क्षेत्र को समरूप विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। इसे समानांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे समानांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहां पर मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए इस जगह पर, हर जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है और एक ही दिशा में है, तो उसे मैं इस प्रकार विद्युतीय रेखाओं द्वारा दिखाऊंगा। देखिए, सबकी दिशा एक है। ये जो गैप मैंने दिया है, ये गैप भी सब में कैसा है? एक समान। इसका ये अर्थ है कि ये बिंदु यहाँ A, ये बिंदु यहाँ B, ये बिंदु यहाँ C, हर स्थान पर तीव्रता एक समान है क्योंकि घनत्व एक समान है, दिशा भी एक समान है। तो ये वाला जो विद्युतीय क्षेत्र है ये कैसा है? यूनिफॉर्म फील्ड या समरूप विद्युतीय क्षेत्र। समरूप विद्युतीय क्षेत्र की आवश्यकता हमें बहुत पड़ेगी। हम अपने जितने भी प्रयोग करेंगे, जितनी भी गणनाएं करेंगे, उसमें अधिकतम में हम ये मानकर चलेंगे कि वो स्थान एक ऐसा है जहां पर विद्युतीय क्षेत्र समरूप है। हम समरूप विद्युतीय क्षेत्र पैदा कैसे कर सकते हैं? देखिए, समरूप विद्युतीय क्षेत्र, ये अगर मैं इसमें से इतने से क्षेत्र को घेर दूं, ये, तो इसके अंदर की लाइनें आपको कैसी दिख रही हैं? ये मान लीजिए मैंने इसको ऐसा बढ़ा दिया, चित्र है, हमारी इच्छा है, हमने इसको ऐसे बना दी। अब देखिए, इसके अंदर ये सभी रेखाएं कैसी हैं? बराबर दूरी पर हैं और सबकी दिशा एक ही है। तो ये वाला क्षेत्र कैसा हो गया? तो ये क्षेत्र हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक दो प्लेट हम जब रखते हैं तो उसके बीच एक कैसा विद्युतीय क्षेत्र पैदा होता है? समरूप विद्युतीय क्षेत्र पैदा होता है। किनारे किनारे को छोड़ दीजिए, ठीक है, हम वहां गणनाएं नहीं करेंगे, या हम इसको ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये बहुत थोड़ा सा है, 2-4 लाइन, बाकी लाइनें तो सब एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए ये क्षेत्र कैसा माना जाएगा? ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा। धन और ऋण ये दोनों प्लेट्स के बीच में। तो ये एक प्लेट है, इसमें
धनात्मक आवेश हैं, ये एक प्लेट है, इसमें ऋणात्मक आवेश हैं। ये आवेश ध्यान दीजिए अंदर की तरफ रहेंगे, क्यों? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपने इंडक्शन के बारे में पढ़ा है, प्रेरण के बारे में। धन ऋण को खींचता है, अगर ये धन इस ऋण को खींचेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये ऋण धन को खींचेगा, ये भी इधर आ जाएगा। तो जब भी दो प्लेट आवेशित आमने सामने रखी जाएगी, नियम याद रखिए, आवेश हमेशा अंदर की सतह पर अपने आप आ जाएंगे इस आकर्षण बल के कारण। और यहाँ पर फिर विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं बनेंगी। किनारे किनारे की रेखाओं को छोड़ दीजिए, बाकी सब रेखाएं ऐसी होंगी। ये कैसा बन गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, यहां ऐसा बना दीजिए इस तरह से। लेकिन ये वाला क्षेत्र कैसा बना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उसका एक उदाहरण है, जो कि ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये संगरित्र है, दो समानांतर प्लेट्स को एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा, ये आपने देखिए। तो आज हमने क्या चीज पढ़ी है? विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं। विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं हमें किसी क्षेत्र के बारे में पूरी सूचना देती हैं। और ये है क्या? आफ्टर ऑल ये एक चित्र है, लेकिन जब भी ये चित्र हमारे सामने आएगा तो हम समझ जाएंगे वहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, क्या ये एक समान है, कहीं कम है, कहीं अधिक है, अलग अलग बिंदुओं पर इसकी दिशा कौन सी है, बल किस दिशा में लग रहे हैं। ये सब चीजों की सूचनाएं हमें विद्युतीय क्षेत्र की रेखाएं देती हैं। एक चीज याद रखिए, एक वाक्य याद रखिए, विद्युतीय क्षेत्र वास्तविक भौतिक राशि है। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, चित्र के रूप में, जो उस विद्युत क्षेत्र के गुणों को बताने के लिए हम आपस में बनाते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र काल्पनिक नहीं है, क्षेत्र वास्तविक है। ये पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया। रेखाएं काल्पनिक हो सकती हैं, तो ये सारे गुण याद रखिए। फिर से हम चुंबकीय रेखाओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम उतना समय नहीं देंगे, इन्हीं रेखाओं के आधार पर जो थोड़े परिवर्तन है उसको ही हम पढ़ लेंगे। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे या गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।